एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पे हम फर्स्ट सब हेडिंग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पे फेडरिक सोरियो की पेंटिंग को दिखाया गया था, ठीक है, और उसके बारे में बताया गया था किस तरीके से लिबर्टी ऑफ स्टैचू के हाथ में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट थी, एक हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स थे और राइट्स ऑफ मैन थे। कैसे नेशंस उनको श्रद्धांजलि देकर पास ऑन होते जा रहे थे, वहाँ से गुजरते जा रहे थे। किस तरीके से जो उस टाइम पे जर्मन बना नहीं था, किस तरीके से जर्मन पीपल होप कर रहे थे कि वो एक नेशन के तौर पे इस्टेब्लिश्ड हो सके। तो इस तरह इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो नेशन का विचार है, राष्ट्र का विचार कैसे आया। तो मतलब 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो नेशनलिज्म का आइडिया एकदम क्लियर हो गया था, ठीक है। मतलब जो विचार था नेशनलिज्म का वो एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ, अब नेशनलिज्म होना है। जब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस पहले से ही, आपको पता होगा, फुल फ्लेज्ड टेरिटरी था, एक एब्सोल्यूट मोनार्की के अंतर्गत, ठीक है ना। फ्रांस जो पहले से एक एब्सोल्यूट मोनार्की के अंतर्गत फुल फ्लेज्ड टेरिटरी था। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसने कई पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए, जिसकी वजह से जो पावर थी, जो एब्सोल्यूट पावर थी, वो मोनार्की से चेंज होके फ्रेंच पीपलों के हाथों में पहुंच गई। और जो रेवोल्यूशन था, जो रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नेशन को बनाने के लिए और उसकी किस्मत को शेप देने के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फ्रेंच पीपल्स के हाथ में छोड़ दी, ठीक है। तो शुरुआत में जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कई तरीके के मेजर्स, कई तरीके के प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में, जो फ्रेंच पीपल्स हैं उनके बीच में एक सामूहिक आइडेंटिटी, यानी कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना बन सके। तो इसके लिए उन्होंने ला पादरी, ले सिटियन जैसे नोशन को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे कहा गया था कि जो कम्युनिटी है, जो यूनाइटेड कम्युनिटी, जो सामूहिक कम्युनिटी है, वो इक्वल राइट्स एंजॉय करेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो वो एक इक्वल राइट्स एंजॉय करेगी ना। इसके लिए नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, 3 कलर का नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। रॉयल फ्लैग को चेंज कर दिया गया, जो फॉर्मल जो रॉयल फ्लैग था उसको चेंज करके ट्राई कलर का न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। जो स्टेट जनरल थी, उनको जो एक्टिव सिटीज़न थे, जो स्टेट जनरल को जो एक्टिव सिटीजन्स थे, उन्होंने इलेक्ट किया। फिर उस स्टेट जनरल का नेम चेंज करके नेशनल असेंबली कह दिया गया। नए तरीके की कविताएं कंपोज की जाने लगी, शपथ ली जाने लगी, जो श्रद्धांजलि, मृत लोगों को श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाने लगी। ये सब नेशन के नाम पे हो रहा था, कि मतलब जो नए गाने, नई शपथें, शहीदों को श्रद्धांजलि, सब एक नेशन के नाम पे हो रहा था। जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको प्लेस कर दिया गया, उसको what we can say, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory। एक centralized administrative system बनाया गया, जिसने सभी जितने भी सिटीजन्स थे फ्रांस में, उनके लिए एक यूनिफॉर्म यानी एक लॉ, यानी सबके लिए एक ही लॉ इंट्रोड्यूस किया, मतलब बनाया। फॉर्मुलेट मतलब यहाँ पे बनाया, ठीक है। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, ड्यूज़ थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम, वजन के लिए, मेजर के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। ना ये जो यूनिफॉर्म सिस्टम था, ये हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या वेट और वजन के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया, ठीक है। मैं आपको एक रफ़ आइडिया देती हूँ। जब फ्रांस में अलग अलग प्रांत में लोग जाते थे, अलग अलग सिटीज़ में लोग जाते थे, तो जो वज़न वो अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो जैसे सपोज़ अगर आप मान लें, अगर आप आगरा से कानपुर
पर्टिकुलर सामान लेकर जा रहे हैं, आगरा में जो आप नापते हैं वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसी वेट और वही स्टैंडर्ड कानपुर में है, राइट। इसी तरीके से फ्रांस में कई शहरों में उनका अपना ही वेट का पैमाना होता था, अपना ही मेशर का पैमाना होता था। दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग वेट और मेजर के स्टैंडर्ड को चेंज करके एक स्टैंडर्ड वेट और मेजर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने कई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को, ड्यूज़ को, उसको भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश का मतलब समाप्त कर दिया, ठीक है। जो फ्रांस में जो रीजनल डायलैक्ट्स है, डायलैक्ट का मतलब होता है बोली, जो प्रांतीय बोली थी उसको लगभग ख़त्म करने की कोशिश की गई। और जो फ्रांस था, जो फ्रेंच भाषा थी, उसको स्पोकन और रिटन दोनों में इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक कॉमन लैंग्वेज है फ्रांस की। नाउ पीपल गोइंग टू स्पीक इन फ्रेंच एंड राइट इन फ्रेंच, ठीक है। जो पीपल हैं वो अब फ्रेंच ही बोलेंगे और लिखेंगे भी फ्रेंच। और जो जो रीजनल डायलैक्ट थी, मतलब जो प्रांतीय बोली थी, उनको ऑलमोस्ट डिस्करेज कर दिया गया था, उनको ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की गई थी और फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज उस नेशन का डिक्लेयर कर दिया। आगे जब मतलब जो रेवोल्यूशनरी थे, दे हैव ऑल्सो डिक्लेयर द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम despotism, in other word to help other people of Europe to become nation। तो रेवोल्यूशन जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने जो फ्रांस की जो किस्मत थी उन्होंने उसको और फैलाने की कोशिश की। अब वो चाहते थे कि जो चेंजेस, जिस तरीके के चेंजेस फ्रांस में आए हैं, जिस तरीके की वो क्या बोलते हैं रणनीति, स्ट्रैटेजी फ्रांस में अपनाई गई, अब इसी तरीके की स्ट्रैटेजी, इसी तरीके की रणनीति हम यूरोप में भी फैलाएं। अब वहाँ पर भी फ्रांस की तरह डेस्पोटिज्म यानी कि मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर दें और लोगों को एक कंप्लीट नेशन में कन्वर्ट कर दें, जो ठीक है, एक मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो पीपल हैं, उनको एक नेशन में कन्वर्ट कर दें। यानी कि एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म करके जो पीपल हैं उनको एक इलेक्टिव बॉडी या इलेक्टिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सके। अब यहाँ के जो फ्रेंच के रेवोल्यूशन थे, अब वो ये सोचने लगे थे फ्रांस में चेंजेस कर दिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूरोप। वहाँ पर भी जाके जो पावर्स हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक की पावर्स हैं, उनको अबॉलिश कर दें और वहाँ पर भी एक कॉमन असेंबली बना दें, एक कॉमन नेशंस बना दें, ठीक है। अब ये जो न्यूज़ थी, जैसे कि जो फ्रांस में जो घटना घटी, जो इवेंट्स हुए, वो धीरे धीरे यूरोप की कई सिटियों में पहुंचने लगे। अब जैसे स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, जो मेंबर्स थे, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग, वो भी जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे, क्योंकि अब उनके दिमाग में भी आ गया कि इवन वी वांट टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। तो अब जो यूरोप में बाकी सिटीज़ थी, वहाँ के जो पीपल्स थे, अब उनके दिमाग में भी आ गया कि अब हमको भी फ्रांस जैसा कदम उठाना है, हमको भी अपने आप को अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम से आज़ादी पानी है ना। तो इसीलिए ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, जो ये स्टूडेंट्स थे बाकी यूरोपियन सिटीज़ में, उन्होंने भी जैकोबिन जैसे क्लब्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो जैकोबिन क्लब्स थे, ये इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनकी जो कैंपेन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी को उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो फ्रेंच आर्मी थी वो होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के कई हिस्सों में 1790s में घुस गई, ठीक है ना। जिसकी वजह से वहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गया। जो फ्रेंच आर्मी थी, जो फ्रांस की जो आर्मी थी, उन्होंने नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो बहुत ही बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया। यहाँ का आइडिया मतलब विचार, मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना ये लोग भरने लगे, ठीक है। एज यू कैन सी, ये सारे यहाँ पे मैप्स हैं, ठीक है। उस समय कोई भी अगर इफ़ यू लुक दिस मैप वेरी क्लियरली, यहाँ पे उस समय स्टेट्स नहीं बने थे। सी एज यू कैन सी, ऑस्ट्रियन एम्पायर, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। उस समय कोई जर्मन नहीं था, कोई रशिया नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ये सब एम्पायर्स थे, ठीक ना। within the wide swathe of territory that come under his control,
Napoleon set about introducing many of reform that he had already introduced in France. मतलब अब यहाँ पर बात करने लगे नेपोलियन की। ये जो फ्रेंच आर्मीज थी ये दूसरी जगह, दूसरी यूरोपियन सिटीज़ में जाके फ्रांस में क्या किस तरीके की घटना हुई, लोगों को एरिस्टोक्रेसी से आज़ादी दिला के उनको क्या बोलते नेशनल ने उनको एक नेशन स्टेट डेवलप करके दे रहे थे। तो इसी टाइम पे जो नेपोलियन था, जिसके पास फ्रांस की सबसे बड़ी टेरिटरी थी, उसने भी फ्रांस की तर्ज पे कई तरीके के चेंजेस किए, कई तरीके के रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। पर उस टाइम पे जो नेपोलियन था वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को फ्रांस में ख़त्म करके दोबारा मोनार्की को इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये चीज़ लोगों में उस समय लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जो नेपोलियन है वो उनका भला चाहता है, और उसका सबसे बड़ा कारण था उसने कई ऐसे मेजर्स लिए जो कि फ्रांस लोगों को चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो नेपोलियन है, ठीक है, उसने कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए। जैसे कि उसने सिविल कोड 1804 को इंट्रोड्यूस किया, जिसको यूजुअली नेपोलिक कोड कहा जाता है, जहाँ पर ये कहा गया था कि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको उनके जन्म से किसी तरीके का प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सब अब नाउ व्हाट इज़ प्रिविलेज, अगर वो एरिस्टोक्रेटी में पैदा हुआ है तो उसको एरिस्टोक्रेटी से रिलेटेड प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। दे वर नॉट गेटिंग एनी प्रिविलेज बेस्ड अपॉन देयर बर्थ। इट्स डजंट डिपेंड कि वो कहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रिविलेज मिलेगा। सो दैट इज़ द नेपोलियन कोड, और वी कैन से दैट इज़ द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, इट्स मीन दैट नो वन गेट प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। उन्होंने सभी के लिए इक्वल लॉ बनाए, सभी की जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उसको सिक्योर करा। ये जो कोड थे, ये जो फ्रेंच रीजन था, जो कि रीजन्स थे, उनको क्या बोलते हैं, दैट द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डच रिपब्लिक थे, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, जर्मन में, नेपोलियन ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा सिंपल कर दिया। ठीक है, उन्होंने फ्यूडलिज्म को सिस्टम ख़त्म कर दिया। फ्यूडलिज्म मतलब ज़मींदारी सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। पेसेंट्स को कृषि दास या माइनर ड्यू, जैसे उधार होता है ना, ज़मींदार जो पेसेंट्स थे, जो किसान थे, जो कि कर्ज़ की वजह से बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ पे काम कर रहे थे, और जो कर्ज़ थे उन्होंने पेसेंट्स को उन सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया। जो टाउन थे, उन्होंने वहाँ पर जो ग्लाइड रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव्ड कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको कई गुना बेहतर कर दिया। जो किसान थे, जो आर्टिस्ट थे, जो वर्कर थे, जो न्यू बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनको ये जो फ्रीडम थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। ठीक है, कि चलो जो नेपोलियन है उसने कर्ज़ भी माफ़ कर दिया। जो नेपोलियन है उन्होंने रोड की सुविधा अच्छी कर दी, कम्युनिकेशन की सुविधा करने के लिए। तो जब नया ये मेजर इंट्रोड्यूस हुआ था नेपोलियन द्वारा, तो ये जो लोग थे ये इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। जो बिजनेसमैन थे, जो स्मॉल स्केल थे, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, कि उनको जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो इस बात से सहमत थे कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म लॉ है स्टैंडर्डाइज वेट ऑफ मेजर का, वो कहीं ना कहीं लोगों के फ़ायदे के लिए है। ठीक है ना, एंड दे वे एक्सेप्टिंग कि हाँ एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए, ताकि जो मूवमेंट है गुड्स का, जो एक्सचेंज है गुड्स का, एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो वो बहुत ईजिली हो सके। नहीं तो ओल्डन डेज में क्या होता था कि हर 10 किलोमीटर में एक नई सिटी होती थी, वहाँ का वेट सिस्टम अलग होता था, वहाँ की करेंसी अलग होती थी। तो जब मर्चेंट्स जो थे, जो बिजनेसमैन थे, जब वो सामान लेके दूसरे स्टेट में जाते थे, उनको दोबारा उसको तौलना पड़ता था, दोबारा फिर करेंसी को चेंज करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे इट वाज ए टाइम कंज्यूमिंग। अब जब नेपोलियन ने जब स्टैंडर्ड करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, स्टैंडर्ड वेट और मेजर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो गुड्स थे, जो मूवमेंट थी, जो सामान था,
वो एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अब स्टैंडर्ड वेट है। तो अगर सपोज़ यहाँ पर 10 किलो है, तो अगर नेक्स्ट सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 10 किलो वेट ही माना जाएगा, और करेंसी चेंज करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो एंड दैट्स वाई ये जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ठीक है। पर जो एरिया था कॉन्कर, जो एरिया था नेपोलियन द्वारा जो एरिया कॉन्कर किया था, वहाँ के लोगों का बड़ा मिक्स रिएक्शन था। वो ज़्यादा खुश भी नहीं थे, ज़्यादा दुखी भी नहीं थे। पहले तो बहुत सारे प्लेसेस जैसे होलैंड, स्विट्ज़रलैंड और कई जो सिटीज़ थी, ब्राज़ील की, मैस की, मिलान की और वारसा की, तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उनको पहले वेलकम किया गया, ठीक है। तो वेलकम इसलिए किया गया कि दोज पीपल वे आर थिंकिंग कि हाँ ये लोग हमारे भले के लिए आए हैं, हाँ ये लोग हमको क्या बोलते हैं आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। बट ये जो इनकी शुरुआत की एंथुसियाज्म थी, शुरुआत की जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, बहुत ही जल्दी विरोध में, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। क्यों हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई थी? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको रियलाइज़ होने लगा ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये जो नई सरकार बनी है, जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अरेंजमेंट हुआ है, प्रशासनिक मेजर लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको एक पर्टिकुलर हाथ में दे रहे हैं। वो इस बात से भी खुश नहीं थे कि जो टैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो सेंसरशिप को उसको इंट्रोड्यूस किया गया ना। व्हाट इज़ सेंसरशिप? सेंसरशिप का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। मतलब आपके मूवमेंट में रोक लगाना, मतलब आप क्या देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप, ठीक है। इंक्रीज टैक्स की वजह से वो गुस्सा थे, सेंसरशिप की वजह से गुस्सा थे, फोर्स कंसेप्शन इनटू फ्रांस आर्मी, मतलब ज़बरदस्ती फ्रांस आर्मी का किसी एरिया में घुस के उसको कॉन्कर करना, वो इससे ना खुश थे, ठीक है। बहुत सारे अगर नेपोलियन ने जो इंट्रोड्यूस किया उसमें अगर बहुत सारे एडवांटेजेस थे, तो उसके साथ उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।